नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अपनी हिंदी अपनी पहचान पर। बच्चों, हमने पढ़ा था व्यंजनों के बारे में। व्यंजनों की परिभाषा हमने पढ़ ली। वर्णमाला में किन किन व्यंजनों को स्थान मिला है ये हम पढ़ चुके हैं, और किन व्यंजनों को क्या कहा जाता है। आज हम बात करेंगे व्यंजनों के वर्गीकरण के बारे में, और बात करेंगे हम व्यंजन गुच्छ के बारे में। इसके अलावा व्यंजनों का वर्गीकरण हम करेंगे घोषितों के आधार पर और प्रांतों के आधार पर। देखिए, किसके आधार पर करेंगे? घोषितों के आधार पर। घोषितों के आधार पर, और हम करेंगे प्रांतों के आधार पर। प्रांतों के आधार पर घोषितों क्या होता है? घोष जब हम बोलते हैं, जो हमारी स्वर तंत्रियां होती हैं, यानी जहां से आवाज निकलती है, जहां से स्वर निकलता है, उनमें जो है उस हवा में कंपन पैदा होता है, वो होता है घोष। ठीक है। प्राण उस हवा को कहते हैं जिसमें कंपन पैदा होता है। प्राण मतलब हवा, मतलब वायु। जब हम व्यंजनों को बोलते हैं तो यहाँ पर दोनों के दो दो भेद माने जाते हैं। कितने भेद माने जाते हैं? दो दो भेद माने जाते हैं। एक होता है अघोष और दूसरा होता है इसका सघोष। यानी एक में कंपन होता है और एक में कंपन नहीं होता है। इसमें होते हैं अल्पप्राण और महाप्राण। अल्पप्राण और महाप्राण, इनको ऐसे बांट दिया गया है। ये आधार इसके हो गए। ठीक है। अब देखते हैं कि कौन से व्यंजन जो है वो अघोष में आते हैं और कौन से सघोष में आते हैं। बच्चों, बिल्कुल ध्यान से आपने देखना है। यदि आप ध्यान से देखोगे बेटा, कभी इनको भूल नहीं पाओगे। देखो, जो अघोष होते हैं, इनकी एक संख्या के रूप में यदि आप इनको याद करोगे, संख्या बताती हूँ पहले मैं आपको। इसके नीचे लिखा मैंने 12। क्या लिखा? 12। और यहाँ पर लिखा हमने 345। ठीक है। यहां पर लिखती हूं मैं 135 और यहां लिखा मैंने 24। अब इन संख्याओं का राज आप समझिए क्या होता है। यदि ऐसे पढ़े 1 2 3 4 5, 1 3 5 2 4, ऐसे भी हम इनको याद रख सकते हैं। दूसरा, इन संख्याओं को आपको कैसे याद रखना है? देखो, यदि आप पेपर में भी बैठे हो तब भी अपने मन में जो है इनको, इन भागों को लिख सकते हो। कैसा? अघोष, सघोष, अल्पप्राण, महाप्राण। तो पहले जो है वो छोटी संख्या है, 12 दूनी 24, आगे उसका 2 गुना है। बीच में दोनों बड़ी संख्याएं हैं, पहले बड़ी फिर उससे छोटी है, 345 और 135। इस तरीके से अब हम देखते हैं कि यहाँ पर 12 क्यों लिखा हुआ है। ये जो तरीका है ये काम करता है हमारे जो कै से लेकर मैं तक जो हमारे व्यंजन है उनके ऊपर। यहाँ पर व्यंजनों को आपको पता है, इनको जो स्पर्श व्यंजन है उनको वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्गीय व्यंजन भी इनको कहा जाता है। ठीक है। वर्गीय व्यंजन में इनको कहा जाता है। इनमें से देखेंगे हर वर्ग का, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 1 2। 1 2 से हम लगाएंगे पहला व दूसरा, पहला व दूसरा, यानी कि प्रत्येक वर्ग से हम पहला और दूसरा व्यंजन जो है वो ले लेंगे। वो क्या होगा? अघोष होगा। पहला और दूसरा कौन कौन से हैं? क ख च छ ट ठ त थ प फ। ठीक है, ये होंगे। इसके साथ अघोष में और कौन सी ध्वनियां आएंगी? यहाँ पर देखो, उसके बाद हमने स्पर्श व्यंजन पढ़ लिया। स्पर्श व्यंजन के बाद आते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन जो है वो सघोष में आते हैं, अघोष में नहीं आते। फिर बात आती है हमारी ऊष्म व्यंजन की। ऊष्म व्यंजन से यहाँ पर आ जाते हैं हमारे श, श और स। ठीक, ये सारे होते हैं हमारे क्या? अघोष। अब देखिए, पहला दूसरा हमने ले लिया, फिर लेते हैं हम तीसरा, चौथा और वह पांचवा। कौन सा ले लिया हमने? पांचवा। देखो, तीसरा, चौथा और पांचवा। पहला दूसरा यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर ऊष्म व्यंजन आए हैं तो व्यंजनों में से यहाँ पर क्या रह गए? हमारे अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन से? य र ल व, ये रह गए हमारे अंतस्थ व्यंजन, वो यहाँ आ जाएंगे। उसके बाद ऊष्म व्यंजन से यहाँ पर ऊष्म व्यंजन हमारे 4 हैं, यहाँ पर 3 आए हैं। क्या रह गया? ह, वो यहाँ पर आ जाएगा। और हमने पढ़ा था कि जो स्वर है वो सभी स्वर सघोष हैं।
क्या है, सभी स्वर क्या है, सघोष है। यहाँ पर सभी स्वर आ जाएंगे, ये होती हैं सघोष। इनमें अनुस्वार और विसर्ग को नहीं रखा जाता घोषों के आधार पर। क्यों नहीं रखा जाता? क्योंकि वो लिखे जाते हैं व्यंजनों के साथ, उनकी गणना व्यंजनों के साथ होती है, उनकी जो गणना होती है वो स्वरों के साथ होती है, और उनका जो उच्चारण होता है वो होता है व्यंजनों के साथ। तो घोषों के आधार पर उनको नहीं बांटा गया, वो इसके अंदर ही आ जाते हैं। लेकिन जब हम प्रांतों के आधार पर करेंगे तो प्रांतों के आधार पर उनका जिक्र किया जाता है। और इसके अंदर दो ध्वनियां हमारी ये भी बच गई हैं, ये दोनों क्या रह जाती हैं, ये दोनों भी हमारी सघोष में आ जाती हैं। इस प्रकार हमने देखा कि सघोष कौन सी है, जिसमें कंपन पैदा नहीं होता, पहला व दूसरा वर्ण जो प्रत्येक वर्ग का, और साथ में श और स, बस। बाकी बचा सब कुछ अनुस्वार और विसर्ग को छोड़कर सारे जो वर्णमाला में हमारे व्यंजन या स्वर हैं वो किस में आ जाते हैं, सघोष में आ जाते हैं। तीसरा, चौथा, पांचवा प्रत्येक वर्ग का अंतस्थ व्यंजन य र ल व है आ जाता है, सभी स्वर आ जाते हैं। अड़ और डै ध्वनियां जो विकसित ध्वनियां हैं, जो उत्क्षिप्त ध्वनियां हैं, जिनका हिंदी में विकास किया गया है, वो भी हमारे यहाँ पर आ जाती हैं। अब हम देखते हैं अल्पप्राण और महाप्राण को। अल्पप्राण जिनको जब हम बोलते हैं तो कम हवा का प्रयोग होता है या कम हवा बाहर निकलती है, और जिनको बोलते हैं तो ज्यादा हवा का प्रयोग होता है या ज्यादा हवा बाहर निकलती है, ज्यादा श्वास बाहर निकलता है या ज्यादा श्वास की जरूरत हमें होती है। अब हमने यहाँ पर 135 लिखा है, तो इसमें यहाँ से आप समझ ही गए होंगे यहाँ पर कौन सा हो जाएगा हमारा, वर्गों में से हर वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का कौन सा, पहला तीसरा व पांचवा, पहला तीसरा व कौन सा हो जाएगा, पांचवा। और यहाँ पर महाप्राण में कौन सा बच गया इनमें से हमारे पास, दूसरा व चौथा, जो ऊपर लिखे हुए हुए हैं 24 वर्गों में से। वर्ग पर करेगा आपका ये जो संख्या लिखी है, ये तरीका जो है वो कैसे लेकर मैं तक के वर्णों का, यानी वर्गों में जिसमें हमने बांट दिया है जिन वर्णों को 5 वर्गों में, उनके ऊपर काम करेगा। ये तो बात हो गई इनकी। अब बात करते हैं, अब आते हैं हमारे स्वरों के बारे में। सभी स्वर हमारे अल्पप्राण में आते हैं। किस में आते हैं, चलो पहले व्यंजनों की ही बात कर लेते हैं। यहाँ पर ये बात हो गई हमारी किसकी, जो कैसे लेकर मैं तक, स्पर्श व्यंजन, वर्गीय व्यंजन जो है हमारे। उसके बाद बात करते हैं हम अंतस्थ व्यंजन की। यहाँ पर अल्पप्राण में आ जाते हैं हमारे अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। और क्या आ जाता है इसके साथ, यहाँ से आ जाता है हमारा अनुस्वार, अनुस्वार। और बाकी सभी स्वर क्या आ जाते हैं, सभी स्वर। और क्या आ जाता है इसके साथ में, जो ये विकसित ध्वनियां हैं इनमें से जो ड़ की ध्वनि है वो इसमें आ जाती है। ये हो जाते हैं हमारे अल्पप्राण। अब बात करते हैं हम महाप्राण की। महाप्राण में दूसरा व चौथा, प्रत्येक वर्ग से दूसरा व चौथा कौन सा है, ख, घ, छ, झ, थ, ढ, थ, ध, फ और भ, ऐसे समझ रहे होगे आप। अब इसके साथ और क्या होगा, अंतस्थ यहाँ आ गए, ऊष्म व्यंजन यहाँ पर आ जाते हैं हमारे महाप्राण में, ऊष्म व्यंजन यहाँ आ गए। उसके बाद विसर्ग आ जाता है, अनुस्वार यहाँ आ गया तो विसर्ग कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा, स्वर तो यहाँ आ चुके हैं, और क्या बच गया हमारा, ये विकसित ध्वनि में से बच गया है, ये इसके अंदर आ जाएगा। इस प्रकार जो है वो हम व्यंजनों को, यानी वर्ण, सभी वर्णों को, क्योंकि हमने स्वर के बारे में भी बात की है, सभी वर्णों को अल्पप्राण और महाप्राण के आधार पर, प्रांतों के आधार पर ऐसे बांट दिया जाता है। आशा आपको ऐसे समझ आ गया होगा। एक बार फिर से देखते हैं कि प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, यानी क, ख, छ, छ, ट, ठ, थ, थ, प, फ, ये किस में आएंगे, अघोष में आएंगे, श, श, स आएंगे इसमें। अघोष में कौन से आ जाएंगे, तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी कि ग, घ, अंग, ज, झ, ये सभी आ जाएंगे। उसके बाद अंतस्थ व्यंजन आ जाएंगे, उस व्यंजन से यहाँ है बचा हुआ था, है आ जाएगा, सभी स्वर आ जाएंगे। और क्या आ जाएगा, जो विकसित ध्वनियां है दोनों वो सघोष हैं।
उसके बाद अल्पप्राण और महाप्राण के आधार पर देखते हैं। पहला, तीसरा व पांचवा अंतस्थ व्यंजन आ जाएंगे, अनुस्वार आएगा, सभी स्वर आ जाएंगे और अड़र की ध्वनि जो विकसित ध्वनि है वो आ जाएगी। उसके बाद दूसरा व चौथा उस व्यंजन आ जाएगा, विसर्ग आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका जो विकसित ध्वनि है आपके डे वो यहाँ पर आ जाएगी। इस प्रकार से बच्चों हमने इन सभी को बांट दिया है। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। अब आगे हमने कहा था कि हम बात करेंगे व्यंजन गुच्छ के बारे में। किसके बारे में? व्यंजन गुच्छ मतलब व्यंजनों का जोड़ा। देखो, व्यंजन गुच्छ के भी कई प्रकार से हम उनको प्रयोग करते हैं जब हम बोलते हैं या जब हम लिखते हैं भाषा को। कैसे? नंबर 1 पर करते हैं हम संयुक्त व्यंजन के रूप में। संयुक्त व्यंजन किस कौन कौन से? जो 4 वर्ण तो हमारी वर्णमाला में ही आ गए हैं। कौन से? क्ष, त्र, ग और श्र। इनको प्रयोग करते हैं। इनका प्रयोग जो है स्वतंत्र रूप से होता है। इनसे शब्द भी बन जाते हैं, शब्दकोश में भी इनसे शब्द मिल जाते हैं। ठीक है, एक तो ये हो गई। दूसरा होता है द्वितों के आधार पर द्वितौ व्यंजन का प्रयोग हम करते हैं। द्वितौ गुच्छ या द्वितौ व्यंजन इनको कह देते हैं। ये कौन से होते हैं कि जब एक ही व्यंजन 2 बार प्रयोग होता है। क्या होता है? एक ही व्यंजन क्या है, वो कितने बार प्रयोग होता है? 2 बार प्रयोग होता है। पहले होता है स्वर रहित होता है और फिर दूसरा क्या होता है, वही व्यंजन स्वर सहित होता है। क्या होता है? स्वर सहित होता है। ऐसा देखा होगा आपने। उदाहरण के आधार पर हम समझते हैं। जैसे देखते हैं हम कच्चा। देखो, च स्वर रहित और स्वर सहित आ मिला हुआ इसमें। ऐसे ही पक्का। ठीक है, ऐसे ही जैसे हम सज्जन लिखते हैं। ठीक है, ऐसे ही जैसे उज्जवल में तो दोनों बिना उसके आ जाते हैं। और भी बहुत से हैं, जैसे सच्चा। ठीक है, और जैसे मिट्टी में भी तो ऐसे ही होता है, ये देख लीजिए आप। ठीक है, ऐसे ही खट्टा। बहुत सारे उदाहरण आपको ऐसे मिल जाएंगे जिनमें क्या करते हैं, हम द्वितौ व्यंजनों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब आगे देखेंगे। ये तो देख लिया आपने, इसमें होता है। अब होता है जोड़े के रूप में अलग अलग। कैसे? एक हो जाता है अल्पप्राण और दूसरा हो जाता है इसके साथ में महाप्राण। ये कैसे? मान लो 2 इकट्ठे च और छ को ही हम देखें। किसको? च को और छ को। छ अल्पप्राण में हो गया और छ क्या है? महाप्राण में है। इस तरह से इनका प्रयोग होता है। जैसे हम कैसे कर सकते हैं इनको? कौन से में? जैसे अच्छा लिखते हैं, अच्छा ये हो गया हमारा। इनमें भी क्या होता है? एक स्वर रहित होता है और एक स्वर सहित होता है। जो अल्पप्राण होता है वो स्वर रहित होता है और जो महाप्राण होता है वो क्या होता है? वो स्वर सहित होता है। और क्या कर सकते हैं? और क्या इसमें और भी कुछ लिख सकते हैं हम। जैसे जो व्यंजन कुछ में उद्धार जैसे हम लिख सकते हैं। उद्धार, किसी का उद्धार करना। उद्धार नहीं, उद्धार, हित करना, भला करना किसी का। और लिख सकते हैं हम यहाँ पर बुद्धि। देखो, यहाँ पर भी हमने क्या है? व्यंजन गुच्छ का ही प्रयोग किया है। ठीक है, इस प्रकार हम कर सकते हैं। इनका प्रयोग किसने आधार पर हो गया? संयुक्त व्यंजन के रूप में हो गया, द्वितीय व्यंजन के रूप में हो गया, अल्पप्राण और महाप्राण के रूप में हो गया। एक और रह गया हमारा अन्य बहुत सारे होते हैं। अन्य में कौन से आ जाते हैं? अन्य में आ जाते हैं हमारे, जैसे द्वितौ में ही आप देखिए, यहाँ पर भी तो ये व्यंजन गुच्छ है, लेकिन ये क्या है? अलग अलग है। यहाँ पर ये देख लिए, संयुक्त में हमने प्रयोग किया है, ये भी क्या है? अलग अलग है। ये गुच्छ में भी हमने प्रयोग किया है। ये है हमारा किसके हिसाब से है? ये हमारा अल्पप्राण और महाप्राण के हिसाब से है। अब ये है व्यंजन में भी तो व्यंजन गुच्छ ही है। ये किसके? ये कोई अन्य उदाहरण है, इसके अंदर ये सब आ जाते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर देखो अंतस्थ में है, स अर्थ है, ये यहाँ पर प्रयोग हुआ है। कहीं पर भी यहाँ पर स्वर में देख लीजिए आप, यहाँ पर भी प्रयोग हुआ है। स्मान लिखते हैं, स्मारक लिखते हैं, ये उष्म में यहाँ पर प्रयोग हुआ है। इस प्रकार देख सकते हैं, स्वर में हो गया है, उष्म में हो गया है, अंतस्थ में हो गया है।
बहुत सारे ऐसे होते हैं, यहाँ पर घोषतव में तय और व्यय को आप देख सकते हो, प्रांतों में भी तय और व्यय आ गया है, अल्प प्राण में भी लय और पय, यानी कि अन्य वर्ण उन पर ये नींद नहीं होती। देखो ये यहाँ पर संयुक्त बनाकर वर्णमाला में ले आए हैं हम, यहाँ पर द्वित्व है, यानी कि एक ही स्वर 2 बार प्रयोग हुआ है, उनका भी हम अपनी भाषा में बोलते हुए लिखते हुए प्रयोग करते हैं और बहुत ज्यादा महत्व होता है उनका। ठीक है, एक अल्प प्राण और महाप्राण के रूप में प्रयोग करते हैं और अन्य के रूप में प्रयोग होते हैं, यानी कि 2 अलग अलग व्यंजन एक साथ, एक स्वर रहित होता है और एक स्वर सहित होता है, उनका प्रयोग हमें करते हैं। आप एक बात और ध्यान में रखनी होगी, यानी कि गुच्छ कैसे बनेगा, पहले वाले के साथ नहीं मिलेंगे। जैसे यहाँ पर घोषतव में आप देखिए इनका व्यंजन गुच्छ होगा, ना कि हम इनका मिलाएंगे। पहले स्वर रहित और बाद वाला स्वर सहित होता है, उस जोड़े को व्यंजन गुच्छ हम कहेंगे। ठीक है, इतना पता चला आपको व्यंजन गुच्छ के बारे में। हमने पढ़ा अघोष, सघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, व्यंजन गुच्छ के बारे में। अब इनमें व्यंजनों के बारे में हमारी सबसे महत्वपूर्ण बात रह जाती है बेटा उच्चारण स्थान की। किसकी? उच्चारण स्थान की। उच्चारण स्थान एक बहुत ही महत्वपूर्ण इसका हिस्सा आप लगा सकते हो और सभी परीक्षाओं में इसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ से भी बहुत सारे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। अल्प प्राण, महाप्राण, कोई व्यंजन दे दिया जाता है, बता दिए ये अल्प प्राण है या महाप्राण है, ये घोष है या सघोष है, यहाँ पर ये अक्षर किससे मिलकर बना होता है। इस तरह की बहुत सारी जो है चीजें इसमें से पूछी जाती हैं। और जो उच्चारण स्थान है उसमें तो हर परीक्षा से प्रश्न पूछा जाता है, हर परीक्षा में उससे प्रश्न पूछा जाता है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे अपनी अगली वीडियो में और बहुत ही अच्छे तरीके से। क्योंकि जब तक आप इन जो वर्ण है इनको खुद बोलकर खुद उनके उच्चारण स्थान को महसूस नहीं करोगे तब तक आप उनको याद नहीं कर पाओगे। और किसी भी आप जो भी कुछ याद करते हो, चाहे वो आपके हिंदी भाषा से है या आपका कोई दूसरा विषय है, किसी का भी है, जब तक आप उसके आधार को नहीं समझ पाओगे तब तक वो आपको याद नहीं रहेंगे। रट्टा लगाना थोड़े समय के लिए होता है, वो स्थायी ज्ञान नहीं होता। किसी भी चीज को समझने के लिए, उन प्रश्नों को याद करने के लिए आपको उनका स्थायी ज्ञान प्राप्त करने के लिए उनके आधार को याद करना होगा कि ये कौन सी चीज कहाँ से और कैसे बनी है, और उसके लिए उन बातों को आपको समझना बहुत जरूरी है। आगे वाली वीडियो में मिलेंगे हम उच्चारण स्थान के साथ। धन्यवाद, खुश रहना, स्वस्थ रहना। वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय हिंद, जय भारत।